हेलो दोस्तों, नमस्कार। सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। विज्ञान से संबंधित कुछ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर उपस्थित हूँ। विज्ञान के कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर, और आपका चैप्टर नंबर 2 है ये गति। उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती में जो चैप्टर नंबर 2 है वह है आपका है गति। उसी से आपके प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ और 10 नंबर इसमें आपके पूरे पक्के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं। दिस इज अनादि मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है आपसे? कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए क्या दर्शाएंगे? ऑप्शन देख लीजिए। वृत्तीय और आवर्ती गति। ठीक है। ऑप्शन बी, वृत्तीय और स्थानांतरित और आवर्ती गति। फिर देखिए ऑप्शन सी, वृत्तीय और स्थानांतरित गति। ऑप्शन डी, स्थानांतरित और आवर्ती गति। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, मैं समझा देता हूं ठीक से। कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए वृत्तीय और स्थानांतरित गति को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? वृत्तीय और स्थानांतरित गति को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, साइकिल के पहिए का अपनी धुरी के सापेक्ष घूर्णन करना वृत्तीय गति तथा सीधी सड़क पर नियत चाल से गमन करना स्थानांतरित गति कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए विजिटर्स हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पे सेट कर दें, तभी आप सारे वीडियोस हमारे प्राप्त कर सकेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, पिंड गति कर रहा है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। शून्य वेग से, नियत चाल से, एक समान वेग से, और नियत त्वरण से। त्वरण यानी एक्सीलरेशन से। ठीक है, देखिए फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वृत्ताकार पथ है, उस पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। तो फिर क्या पूछता है? पिंड गति कर रहा है, कैसी गति कर रहा है वो? ठीक है, ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखिए, दूरी का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी का फार्मूला क्या होता है? टाइम इंटू यानी समय इंटू चाल। ठीक है, स्पीड। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? समय बराबर समय गुणे चाल। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, समान वेग यानी नियत चाल से चलने पर त्वरण का जो मान होता है वह शून्य होता है। ठीक है, तथा पिंड पर कोई बल नहीं लगता है, तथा दूसरी दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है समान त्वरण वेग में। ठीक है दोस्तों, समझ गए इस बात को? फिर से बता देता हूं कि समान वेग नियत चाल से चलने पर त्वरण का मान शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका जो उत्तर सही होगा वह आपका होगा बी, नियत चाल से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शंस देख लेते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मित्रों, जो भी ये प्रश्न मैं यहाँ करा रहा हूँ ये आपके सहायक अध्यापक, ठीक है, एवं अन्य राज्यों के अध्यापक परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से समझिए। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और इनसे पूरे फंसेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं। इंग्लिश में बोल देता हूं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये किसका नियम दिया गया है और ये कौन सा नियम है?
तो देखिए ये जो नियम है आपका, ये है आपका न्यूटन का तृतीय नियम, यानी ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हमारे भाई खेलते होंगे क्रिकेट वो तो अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जो हमारी बहनें हैं शायद वो पीछे रह जाएंगी, तो उनके लिए हम फिगर के द्वारा समझा देते हैं। क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करेगा? ऑप्शन देख लीजिए, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। देखिए दोस्तों, ये आपका जो मैं एक एंगल ले रहा हूँ, ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब देखिए इसका सीधा जो आधा होगा वो होगा आपका 45 डिग्री, समझ गए। और इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा। आप इससे नीचे आएंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 15 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, अगर एक बैट्समैन यहाँ पर खड़ा है इस जगह, ठीक है, और बॉलर यहाँ से बॉल फेंकता है, अगर इस तरह से बॉल उसने फेंकी और बैट्समैन यहाँ खड़ा है, तो अगर वो शॉट मारेगा तो 45 डिग्री से जब वो जाएगी गेंद, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को तय करेगी। ठीक है दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कब तय करेगी? जब वह 45 डिग्री से जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो बनेगा वह बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, एक समान वेग से एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उस गति को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। सरल रेखी, वृत्तीय गति, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों। देखिए, एक समान वेग से गतिमान पिंड का वेग एक समान वेग कहलाता है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। एक समान वेग से गतिमान पिंड का वेग एक समान वेग कहलाता है, उसमें त्वरण शून्य होता है, जबकि त्वरित गति असमान गति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, त्वरित गति क्या कहलाती है? असमान गति कहलाती है। उसमें पिंड का जो वेग होता है या तो निरंतर बढ़ता है या फिर घटता है, उसे समान त्वरित वेग कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाली बटन को दबाकर उस पर ऑल पर सेट कर दें, तभी आप हमारे सभी वीडियोस सबसे पहले अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस सेशन को लाइक भी कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा, तो ये क्या है? एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शंस देख लेते हैं। चाल, रेखीय वेग, ठीक है दोस्तों, त्वरण, ठीक है, और अभिकेंद्री बल। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखिए, एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा, क्या होगा? आपका जो अचर होगा वह होगा एक समान वृत्तीय गति में चाल अपरिवर्तित रहती है, जबकि वेग परिवर्तित होता रहता है क्योंकि उसकी दिशा बदलती रहती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। और इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर एक नोटबुक बना लीजिए, साइंस की कॉपी एक अलग बना लीजिए, ठीक है, और उनमें ये प्रश्नों को नोट भी करते चलें। देखिए दोस्तों, न्यूटन, आइंस्टीन, यंग या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है वह किसने दिया? यंग ने, आइंस्टीन ने या न्यूटन ने?
देखिए दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं आपको, जो यंग हैं उन्होंने जो आपका सिद्धांत दिया था, वह दिया था प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत यंग द्वारा दिया गया था। अब आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आइंस्टीन ने आपका जो सिद्धांत दिया था वह दिया था प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या। ठीक है, प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या। ठीक है दोस्तों, ये आपके आइंस्टीन के द्वारा दिया है। अब प्रश्न आपसे पूछता है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो वह आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए के द्वारा, यानी न्यूटन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आराम से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल सभी को समझ में आना चाहिए। हमारा यही उद्देश्य है कि आप एक सरकारी सीट जरूर प्राप्त कर सकें, लेकिन उसके लिए आपको भी बिल्कुल एक भट्ठी के समान तपना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। यदि P द्रव्यमान एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा, ऑप्शंस देख लीजिए, अपरिवर्तित, अधिक परंतु सीमित, असीमित, शून्य। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए दोस्तों, किसी पिंड या कण का द्रव्यमान सभी स्थितियों में समान होता है, केवल भार बदलता है। ठीक है, फिर से बता देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। किसी पिंड या कण का द्रव्यमान सभी स्थितियों में समान होता है, और जो बदलता है वह बदलता है आपका भार। भार सिर्फ बदलता है, अतः फोटॉन का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आपके सुपर टेट एग्जामिनेशन में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं प्रश्न। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3.75 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो आपका टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है वह आपकी होती है 4.76 सेंटीमीटर, यानी 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको 4.76 नहीं बोलेंगे, 4.76 ही बोलेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? बताइए क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए दोस्तों। देखते हैं ऑप्शन क्या है। निर्वात यानी शून्य, लोहा, पानी, वायु। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा? निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होगी? देखिए, आपकी जो ध्वनि की चाल है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ये तो आप समझते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः प्रत्यावस्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, जो ध्वनि की चाल होती है मुख्यतः प्रत्यावस्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, अब गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यावस्था अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सुपर टेट एग्जामिनेशंस में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, इनके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। और सुपर टेट में जो आपकी साइंस होती है यानी विज्ञान, वो 10 नंबरों की आएगी, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी होगी? ऑप्शन देख लीजिए। 14.95 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ किलोमीटर, 16.95 करोड़ किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ क्या होगी? वह आपकी होगी 14.95 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों,
क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करें, और सेशन अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये प्रश्न जीके का भी है और साइंस का तो है ही। ठीक है, देखिए दोस्तों कितना समय लगता है। 2 मिनट 8 सेकेंड, 6 मिनट 10 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड और 9 मिनट 16 सेकेंड। तो देखिए दोस्तों, जो सूर्य से प्रकाश, ठीक है, जो सूर्य से प्रकाश निकलता है पृथ्वी तक पहुंचने में उसको करीब करीब आपके 500, ठीक है, 500 सेकेंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 500 सेकेंड लगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। सेकेंड में पूछेगा तो 500 हो गया, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 500 निकल आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज या प्रतिपादन इनमें से किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, जॉन डाल्टन ने, कैपलर ने। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये जो आपका जल स्थानांतरण का जो सिद्धांत है वह आपका दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसका जो भार होता है उसमें कुछ कमी प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है यही इसका सही उत्तर है। आर्किमिडीज ने जो आपको दिया था जल स्थानांतरण का सिद्धांत दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 14। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्किमिडीज, गैलीलियो, डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों। देखिए, टूटकर गिरते हुए पिंडों की जो सिद्धांत है उसकी खोज आपकी की थी गैलीलियो ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? और इन्होंने एक चीज और बताई थी वो भी समझ लीजिए। गिरते हुए पिंड की दूरी के वर्ग के रूप में क्या होते हैं? बढ़ती है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि टूटकर गिरते पिंड की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल नोट करते हुए चलिए। देखिए, टर्मिनल डॉपलर रेडार यानी टीडीआर किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। आपसे देखिए इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है वो समझ लीजिए पहले। मौसम की भविष्यवाणी, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में, भूकंप मापांकन में, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन में। देखिए दोस्तों, आपके इस प्रश्न से कई प्रश्न बन जाएंगे कि टीडीआर आपको दे देगा सुपर टेट में और आपसे पूछ देगा इसका सही नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि टर्मिनल डॉपलर रेडार, ठीक है, ये इसका टीडीआर का फुल फॉर्म होता है। अब समझ लीजिए, जो टीडीआर का जो उपयोग होता है वह आपका होता है कहाँ पर होता है? टर्मिनल डॉपलर रेडार का प्रयोग खराब मौसम में, ठीक है, हवाई जहाज़ों को उतारने में प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो भूकंप का मापांकन होता है तो ये किस प्रकार से होता है? इसको होता है, ये होता है आपका सिस्मोग्राफ के द्वारा। और गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन जो होता है ये आपके होता है सोनार के द्वारा, SONAR के द्वारा। ठीक है, तो चलिए साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। जो हमारे नए चैनल पर दर्शक आए हैं, ठीक है, न्यू विजिटर्स हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 16।
भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए जो आपका कहता है फेदोमीटर, ऑप्शन बी बोलता है लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको भी पता होना चाहिए कि क्या है ये। देखिए दोस्तों, फेदोमीटर पहला आपका जो दिया है ये क्या होता है? ये फेदोमीटर जो होता है यह क्या होता है? समुद्र की गहराई का मापन यंत्र है। ठीक है, फेदोमीटर से हम क्या करते हैं? समुद्र की जो गहराई होती है उसको हम मापते हैं। और लैक्टोमीटर से क्या होता है? जो आपका लैक्टोमीटर होता है उससे हम दूध की शुद्धता का मापन करते हैं। ठीक है, जो दूध की शुद्धता होती है उसका जो मापन हम करते हैं उसके लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं वो आपका होता है लैक्टोमीटर। अब बचता है आपका सिस्मोग्राफ। देखिए दोस्तों, जो सिस्मोग्राफ है भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी यानी सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17, जड़त्व यानी जड़ता क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, किसी शरीर के त्वरण प्रदान करने की प्रवृत्ति, किसी शरीर को विश्राम में लाने की प्रवृत्ति, उसके वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति। तो बताइए दोस्तों क्या इसका सही जवाब होगा? देखिए, जो जड़त्व होता है इसको हम बोलते हैं इनर्सिया। ठीक है, इनर्सिया आपका होता है ये। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? इनर्सिया। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कारण वह अवस्था परिवर्तन अर्थात किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल का विरोध करता है। ठीक है, समझ गए आप? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन अर्थात किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल का विरोध करता है। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति का जो नाम होता है उसी को हम जड़त्व यानी जड़ना कहते हैं, यानी इनर्सिया कहते हैं। और ये जो आपका नियम दिया था जड़त्व का जो जो नियम था यह आपका दिया गया था गैलीलियो के द्वारा। यानी आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? आपका जो ऑप्शन सही बनता है वह बनता है कि जड़त्व क्या है? तो जड़त्व है वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोस्तों, हम आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि आपका जो सपना है एक सरकारी अध्यापक बनने का, एक सरकारी सीट प्राप्त करने का, तो वो आप तभी कर सकते हैं जितनी मेहनत हम करते हैं। आप हमसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे से मेहनत करें और सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलें। नहीं तो आप क्वेश्चंस को अभी तो याद रहेगा 2 4 5 दिन, फिर उसके बाद आप भूलना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप कॉपी पर नोट करते हुए चलें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, घट या बढ़ सकता है। देखिए दोस्तों, जब पृथ्वी का घूर्णन की जो गति होती है जब बढ़ती है तो जो शरीर का वजन होता है वह आपका घटता है। ठीक है, यानी जो अगर गति जो बढ़ेगी तो शरीर का वजन घटेगा, घूर्णन की गति अगर कम हो जाएगी तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी उल्टा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दोस्तों, प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का डैश नियम है। यह न्यूटन का कौन सा नियम कहता है? ठीक है, देखिए, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कौन सा नियम है? क्या प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है या चतुर्थ नियम है? तो सबसे पहली बात कि जो न्यूटन थे, न्यूटन साहब ने आपके जो नियम दिए थे वो आपके दिए थे 3। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये जो आपका नियम है यह आपका है कौन सा नियम है? यह आपका है तीसरा नियम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। या ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल
सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप इन सभी प्रश्नों को। तो जो 19 का जो प्रश्न बनता है वह आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तृतीय नियम। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रथम नियम के बारे में और द्वितीय नियम के बारे में। देखिए मित्रों, न्यूटन का जो प्रथम नियम था वह था आपका जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों, जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो है आपका जड़त्व का नियम, और जो न्यूटन का द्वितीय नियम होता है वह है आपका संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, द्वितीय नियम कौन सा है? संवेग संरक्षण का नियम। ऐसे प्रश्न पूछ लेता है आपसे कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम और द्वितीय नियम है संवेग संरक्षण का नियम। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं प्रश्न। न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है, किसके जाना जाता है? क्या होगा बताइए दोस्तों। अभी आपको मैंने बताया, ऑप्शन देखते हैं, घर्षण का नियम, जड़त्व का नियम, गति का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए न्यूटन ने जो आपके नियम दिए हैं वो 3 दिए हैं, 3 न्यूटन्स लॉ दिए हैं। ठीक है, पहला कौन सा था आपका? जड़त्व का नियम, दूसरा क्या था? संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा आपका क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। या इसका जो जवाब है न्यूटन का पहला नियम क्या है, वह आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।